हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आप शायद अपने अपने मैट्रिक्स में या फिर स्कूल लेवल पॉलिटी में या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पढ़ा ही होगा, जिसको हम हिंदी में संविधान कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज़ स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस तक हम कैसे पहुँचे। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फर्दर वीडियोस में हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है, कैसे वो रिलेटेबल हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदुज़म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी, अलग अलग ऐसे रिलीजन है। तो अगर हम बात करें तो सबको, सब रिलीजन में कोई ना कोई एक किताब होता है जिसको हम सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, किताब हर रिलीजन में बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई किताब जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग। ठीक है, जैसे हिंदुज़म में हम देखते हैं किसको, श्रीमद् भागवत गीता को ज़्यादा मानते हैं लोग और उसकी बातों को अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो एक तरीके से जीवन कैसे जा सकता है बेहतर तरीके से, वो हमें सिखाता भी है, बताता भी है। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि इस्लाम में अगर बात करें, कुरान शरीफ, वो भी हमें क्या बताता है कि हम जीवन हम कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। वैसे ही हम क्रिश्चियनिटी में बात करें तो बाइबल, ये बेसिकली लाइफ को गवर्न करना सिखाता है। बेसिकली कोई भी जो हम रिलीजियस बुक की बात करें तो लाइफ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बताई जाती हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें भी बताई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस होता है कि कैसे इंसान के या फिर किसी भी क्रिएचर की लाइफ को बेहतर किया जा सके। और लाइफ का बेहतर होता है जब उसमें कोई रूल रेगुलेशन होता है कि कहाँ किस हद तक जाना है, अपने को कहाँ पे जाकर रुक जाना है। इन सब चीज़ों के बारे में एक रिलीजन हमें बताता है। ठीक है, तो वैसे ही जो हर रिलीजन का एक किताब हम मान के चले जो सर्वोपरि किताब है, तो वो एक जो हर रिलीजन को है वो अपने रिलीजन को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करता है, गवर्न करता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि ये तो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो वो जो पुस्तकें हैं, वो जो किताबें हैं, वो उस धर्म के लिए एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ हो सकता है। ठीक है, वैसे अगर हम स्टेट के लेवल पे बात करें, कंट्री के लेवल पे बात करें, नेशन के लेवल पे बात करें, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, कोई ऐसी पुस्तिका जो कि पूरे कंट्री को गवर्न कर सके और उसकी बातों को फॉलो कर सके हम, जिसमें हम क्या हो कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया हो। ठीक है, और कैसे वो बेहतर तरीके से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो एक तरीके से सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मतलब कि वो एक तरीके से उससे बड़ा कोई लॉ नहीं है उस कंट्री में। चाहे हम बात करें, कंट्री में बहुत सारे रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, एक्ट होते हैं, लेकिन जो भी रूल और लॉ बनेगा वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा। उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से अंडरमाइन होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सर्वोपरि है। ठीक है, वो एक तरीके से कंट्री को एक तरीके से दिशा दिखाता है कि कैसे कोई कंट्री बेहतर दिशा में चल सकता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके, और कैसे हम सोशल जस्टिस इम्पार्ट कर सकते हैं वल्नरेबल सेक्शंस पे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन के एक तरीके से अगर बात करें, हमारे लाइफ में भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कि हम अपने लाइफ को कैसे जीते हैं, किस रूल्स को हम, किस रेगुलेशन को मानते हैं, किस तरीके से वो हमें बेहतर करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि हम क्या अच्छी बातें सीखते हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारे लाइफ को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, बेहतर करने में मदद कर रहा है। अगर इस बात को हमने फॉलो किया तो एक तरीके से हम एज ए इंडिविजुअल बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो अच्छी बातें हैं और जो क्या नहीं करना है, ये भी हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, और ये बेसिकली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, पर्सनल लाइफ के लेवल पे भी हम अपने आप को
और कुछ रूल और रेगुलेशन के थ्रू बाउंड करते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये तो अपने लाइफ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होता है, उसके लेवल पे हम किसकी बात करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जो कि क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, कैसे स्टेट बनता है, कैसे सिटीजनशिप दी जाती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर कैसे काम कर सकते हैं, स्टेट मशीनरीज की बात करते हैं, पंचायत और म्यूनसिपालिटी जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो एक तरीके से किसको गवर्न करना है, मिलियंस ऑफ पीपल्स को गवर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत सारे, मतलब इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1.4 बिलियन के आसपास है। तो एक तरीके से चाहे व्यक्ति ना माने माने या ना माने, लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हम क्या देखते हैं, एक वैल्यूबल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं कहूँगा, एक पुस्तिका है, और एक तरीके से किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट से या किसी भी धर्म की किताबों से ऊपर कह सकते हैं भारतीय संविधान है। ठीक है, जो कि एक स्टेट को गवर्न करना, भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिमांड की अगर हम बात करें तो एक टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर था, जब ब्रिटिश के रूल के अंदर था, तो उस टाइम से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल अपने पीक पे था और स्टार्टिंग मूवमेंट में था या फिर मिडल ऑफ फेज में था। ठीक है, तो हर टाइम हम क्या देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिमांड रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर इंडियंस को मिलना चाहिए। ठीक है, वही हम देखते हैं 1928 से हम देखते हैं 1928 में क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट क्या है कि 1927 में साइमन कमीशन आते हैं इंडिया में। ठीक है, जिसमें 7 मेंबर बॉडी होता है, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आते तो हैं, मगर उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए बहुत विद्रोह होता है उनका। विद्रोह होने के बाद क्या विरोध होता है, बेसिकली विद्रोह भी होता है कह सकते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम के, उन्होंने कहा था कि अगर आप साइमन कमीशन के रिपोर्ट से या फिर साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन से अगर नाखुश हैं तो आप क्यों ना, इंडियंस को उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप खुद अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करें, इस सोच में कि इंडियन बना नहीं पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में एक हम क्या देखते हैं कि कमेटी बनी, जो कि पहली बार उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि रिकमेंडेशन रखे बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, आगे वाले वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, वैसे ही 1935 में एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट कह सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ही प्रभावित, सॉरी फ्रेंच नहीं, रशियन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और एक तरीके से कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के जाने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने भी, और बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक टाइम पे। ठीक है, सदर्न इंडिया। तो हम क्या देखते हैं कि इनके तरफ से भी डिमांड होता है, ओपनली डिमांड करने लगते हैं। डिमांड हर जगह हो रहा था, लेकिन अब ओपनली इन जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में व्यक्ति इन्वॉल्व थे वो ओपनली क्या करते थे कि डिमांड कर रहे थे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, वैसे ही 1935 में हम कहते हैं आईएनसी, और 1938 में आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, वो क्या करते हैं, ओपनली डिमांड कर रहे हैं कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस इंडियंस जो है इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, आउटसाइड इंटरफेरेंस से नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो इंडियंस के लिए बनेगा, तो उसमें इंडियन का भागीदारी तो होना चाहिए कम से कम। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, वहाँ से डिमांड उठता है कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस हम क्या देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था प्रस्ताव। ठीक है, 19 जैसे जैसे टाइम बीतता है तो 1940s आ जाता है। 1940s में हम क्या देखते हैं कि
इस टाइम तक जो वर्ल्ड सिनेरियो है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इस टाइम क्या सिचुएशन है, जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस एक तरीके से बैक एंड में है, मतलब जो नाजी पावर है, ठीक है, वो एक तरीके से फ्रांस के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया था उन्होंने, और एक तरीके से फ्रांस मुसीबत में था। और इस टाइम हम देखते हैं जो ब्रिटिश यूके यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होता है और विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। और 19 ये हम देख रहे हैं वर्ल्ड सिनेरियो में ये चल रहा है अभी, लेकिन 1940s में आते आते हम क्या देखते हैं, अगर ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो एक तरीके से बैकएंड में है, तो इन्हें फौजी चाहिए होंगे, ठीक है। लॉसेस बहुत सारे इनकट कर लिए उन्होंने, बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर में इन्हें, तो एक तरीके से इनको सोल्जर्स चाहिए होंगे। वो सोल्जर कहाँ से लाएंगे, और कहीं से नहीं, जो कि इनकी फैक्ट्री एक तरीके से मानी जाती है, कह सकते हैं हर चीज़ में ही। सोने की चिड़िया इंडिया से वो सोल्जर्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, कहाँ के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के वर्ल्ड वॉर में शरीक होने के लिए, ठीक है। जो इंडियन सोल्जर थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ से लड़ा करते थे, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब यहाँ पे फ्रांस, यूके और यूएसए, ये अलग, ये एक साइड में हुआ करते थे उस टाइम पे। और इटली बात करें, जर्मनी बात करें, ठीक है, जापान, ये एक साइड में हुआ करते थे। ये वर्ल्ड वॉर टू की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 1940s में हम क्या देखते हैं कि इन लोगों ने ऑफर रखा कि अगर आप हमें सोल्जर्स देंगे बेसिकली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो डिमांड है उसको एक तरीके से अप्रूवल देंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, पहली बार मान्यता प्राप्त करेंगे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या चाहती थी कि इंडियंस जो है वो एक तरीके से सोल्जर्स दे, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कहाँ के लिए, वॉर में लड़ने के लिए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके उपलक्ष्य में क्या करेगी, इंडियंस को राइट देगी, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड रहता है 1940 में, अगस्त सफर बेसिकली इसको हम कहते हैं। और 1942 आते आते हम क्या देखते हैं कि इस टाइम तक और वर्स्ट हालत हो चुकी थी। इस टाइम तक जो जापानीज़ मिलिट्री है, जापानीज़ फोर्सेस हैं, वो एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में फाइट तो कर रहे थे, और साथ ही बहुत ही जल्दी जल्दी मूव भी कर रहे थे। तो ये क्या देखते हैं, म्यांमार के रास्ते ये कहाँ, इंडिया, सॉरी म्यांमार नहीं, उस टाइम बर्मा हुआ करता था, तो बर्मा के रास्ते वो इंडिया में एंटर करना चाहते थे। तो एक तरीके से ब्रिटिशर को खतरा था कि एक तरीके से उनकी ऑटोनॉमी पे एक तरीके से खतरा था। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम भी वो क्या चाहते थे, इंडियन सपोर्ट चाहते थे। इंडियन सपोर्ट के लिए क्या करना था उन्हें कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक तरीके से यूएस भी एक तरीके से उन्हीं के पक्ष में था, यूके के पक्ष में था। तो यूएस ने कहा, यूएस ने यूके पे प्रेशर डाला कि तुम जो है, अब जो है ये करिए कि ये वादा कर दीजिए कि इंडियंस को कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगा उसके बाद हम इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, अगर हम वॉर जीतते हैं तब, ठीक है। तो ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे 1942 में ये मिशन लेके, और वॉर ख़त्म होने के बाद ही हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन साथ साथ में हम क्या देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है वो भी आरंभ हो जाएगा। 1942 में हम देखते हैं सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता है 1942 में हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एक तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हिंदी में हम पढ़ा करते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग अलग जगहों से बहुत भारत के हर कोने से एक तरीके से लोग सड़कों पे आते हैं और विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए निकल पड़ते हैं। 1946 टाइम बीतता है, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो जाता है, और 1946 में हम क्या देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है, वो क्लेमेंट इटली की, उस टाइम गवर्नमेंट चेंज हो चुका है अब यूके में, हम क्या देखते हैं विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट थी, वहाँ से अब क्लेमेंट इटली की गवर्नमेंट बन चुकी है। और ये किस लिए आते हैं 1946 में, कि ये डिस्कस करने आते हैं किस चीज़ के लिए, हाउ टू ट्रांसफ़र पावर टू इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो पावर ट्रांसफ़र है और उसके साथ साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये आते हैं कैबिनेट मिशन के थ्रू, क्योंकि उन्होंने 1942 में वादा कर रखा था क्या,
कि जैसे ही वॉर खत्म होगा हम इमीडिएट पावर ट्रांसफर करेंगे। तो 1946 में हम देखते हैं इसी के उपलक्ष्य में कैबिनेट मिशन आते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन में हम क्या देखते हैं कि ये मिशन था इनका कि कैसे पावर को ट्रांसफ़र करेंगे, किस प्रोसेस के तहत पावर को ट्रांसफ़र करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1946 में होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है जुलाई अगस्त आ जाता है। 1946 में इलेक्शन होते हैं बेसिकली किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्मेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना पड़ता है, उसके लिए मेंबर बनते हैं उसके लिए, ठीक है। उसमें मेंबर होते हैं, स्पीकर होता है, उसमें कैसे प्रोसेस होगा वो स्पीकर मेंबर सब मिलके एक तरीके से डिसाइड करते हैं, ठीक है। जुलाई अगस्त में 1946 का इलेक्शन होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें मिलती हैं इनको और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या देखते हैं, आईएनसी एक तरीके से मेजॉरिटी, मोर देन मेजॉरिटी है इनके पास, मुस्लिम लीग के पास 73 है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके बेसिस पे आईएनसी की तरफ से कितने मेंबर होंगे, मुस्लिम लीग की तरफ से कितने मेंबर होंगे, और अलग अलग पार्टीज भी थी, छोटे छोटे पार्टीज भी थी, रीजनल पार्टीज भी थी, उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आते हैं, किस लिए पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में। जैसे टाइम बीतता है 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग बेसिकली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मीटिंग स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जो मुस्लिम लीग है वो बॉयकॉट करती है क्योंकि उनको 9 दिसंबर 1946, ठीक है, इस टाइम तक हम क्या देखते हैं कि जो कम्युनलिज्म का जो स्टेट है, ठीक है, कम्युनल जो थॉट है, आइडियोलॉजी है, वो एक तरीके से पीक पे आ चुका होता है, ठीक है। और एक तरीके से टू नेशन थ्योरी जो जो जिन्ना ने प्रोवाइड किया था एक तरीके से, उसके उसको प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग क्या करती है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको एक तरीके से बॉयकॉट करती है और क्या कहती है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई भागीदारी नहीं निभाएंगे, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग होता है और 9 दिसंबर 1946 को हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग होता है, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 आज इसी के 4 दिन बाद हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो गया, पहला मीटिंग हो गया, ठीक है। 13 दिसंबर को हम क्या देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, क्या क्या एम होंगे, क्या आइडियाज़ होंगे, किस बेसिक जो कहते हैं एक बेसिक पाथ जो होता है ना वो डिसाइड करते हैं। वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा रहता है कि हम इंडिया को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा इंडिया का, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को धारण करने के बाद हम क्या देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दी से हम क्या देखें, फैक्ट्स देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन इन द सेंस हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है खाका अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन मतलब कि हर एक जो वर्ड है उसको एक तरीके से लिखा गया है, ठीक है। पहले डिस्कशन होते थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, फिर उसके बाद सभी के रजामंदी से, ठीक है, फिर उसके बाद उस चीज़ को अपनाया जाता था और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले हम क्या देखते हैं, 60 देशों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से पढ़ा गया, ठीक है, कि 60 देशों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करते हैं, जिसमें हम बेसिकली मानते हैं जो इंस्पिरेशन है, ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर नहीं, बहुत सारे केसेस में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन भी लिया गया, ठीक है, उनकी अच्छी बातों, क्योंकि अच्छी बातों को अपनाने में क्या बुरी बात है, ठीक है। तो अच्छी बातों को अपना लिया गया और आगे हम लिखने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हम कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो अम्बेडकर साहब भी अगर उन्होंने भी एक टाइम पे कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में अगर हम बात करें तो उनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मेंबर में तो निभाई, लेकिन सर B.N. राव, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखना कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकता है, इन सब चीज़ों पे कौन नज़र रखा करते थे, सर B.N. राव। और एक तरीके से बहुत ही लेजिटिमेट, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे उस टाइम पे, तो एक तरीके से लाजमी है कि उनका
कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में एक तरीके से भागीदारी होगा, ठीक है। तो वी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र हुआ करते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय, ठीक है। और आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे तो देख भी सकते हैं, गूगल पे उपलब्ध है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग डेकोरेशन भी हम देखते हैं उसमें, ठीक है। डेकोरेशन की अलग अलग माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ठीक है, जातका टेल्स, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और अलग अलग इस्लामिज़्म, अलग अलग जो रिलीजियस माइथोलॉजी है उससे हम क्या देखते हैं, जो पिक्चर है, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको हम तरीके से सजाने के लिए उपयोग किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। जिसमें हम क्या देखते हैं, जो डेकोरेट किया गया, तो बिहारी राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस जी ने क्या किया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। जो कि कहाँ से हुआ करते थे, शांति निकेतन, डॉक्टर सॉरी टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन से हुआ करते थे, वहाँ के आर्टिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। और कैलीग्राफी मतलब होता है कि लिखने का स्टाइल, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में किसने लिखा है, लिखा किसने है, मतलब एक तरीके से जो डिस्कशन हो गया उसके हिसाब से जिस चीज़ को अपनाना है वो लोगों ने उस चीज़ को, जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी है उसमें किसने लिखा, ठीक है, फाइनल कॉपी में किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी एंड रायजादा जी ने, उसमें हम क्या देखें, अपने अक्षरों में उनको लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उन्होंने जो फर्स्ट कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें लिखा है, ठीक है। लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हम क्या देखते हैं कि इन्होंने उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट से या फिर किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, बस एक शर्त रखी कि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिखूंगा, ठीक है, लिखने के बाद मैं क्या करूंगा कि हर एक पन्ने पे मैं अपना एक सिग्नेचर करूंगा। तो लोग मान गए कि ठीक है, आप पैसे नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, आप सिग्नेचर कर लीजिए। तो अगर आप बाई चांस भी अगर देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें आप देखेंगे कोने पे एक सिग्नेचर हुआ करता है, हर एक पेज पे है सिग्नेचर। और उसमें हम क्या देखते हैं, जो किनका सिग्नेचर, ये रायजादा साहब का सिग्नेचर है, ठीक है। एक तरीके से वो याद अभी भी है, कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखा करते हैं। और एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना रकम लगा है, 64 लैक्स की अगर बात करें, 64 लैक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो अलग अलग चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, इन सब चीज़ों के हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मोटा मोटा 64 लाख रुपए लगे बनाने में, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। स्टार्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, जो फर्स्ट कॉपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ बन के, 395 आर्टिकल हुआ करते थे और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। आने वाले टाइम में हम समझेंगे क्या होता है आर्टिकल, शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। तो आज के टाइम में हम देखते हैं वही आर्टिकल बढ़ के ऑलमोस्ट 490 प्लस हो गए हैं और 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में अगर बात करें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है। बहुत लंबा समय होता है। इस टाइम तक हम क्या देखते हैं कि लंबा समय हुआ तो कोई नहीं कहता, क्योंकि टाइम आप ज़्यादा ले रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उस टाइम को कैसे प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लेने के बाद क्या देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बहुत बेहतर रूप में हम देख पा रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम में भी। क्योंकि और कंट्रीज, उस टाइम पे पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस उस टाइम तक आरंभ भी नहीं हुआ था जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था अपना, ठीक है। तो एक तरीके से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और बेहतर तरीके से बनाना, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया हमारा, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, लेकिन रेटिफाई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसको एक तरीके से पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है एक तरीके से रजामंदी देंगे, ठीक है। तो वो कब होता है, 26 नवंबर 1949 को हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिसको हम आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं आज के समय में, और कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेटिफाई हो गया, ठीक है, तैयार हो गया और रजामंदी मिल गई सभी उनसे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं। और फिर हम क्या देखते हैं, 26 जनवरी 1930 को जो
कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट तरीके से लागू होता है, इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार होता है। ठीक है, बन के 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू करने के लिए हमने 2 महीने का टाइम क्यों लिया? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कह सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लाहौर में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए झंडा फहराया था। ठीक है, तो उसके याद में हम क्या देखते हैं, हमने 2 महीने डेट को एक्सटेंड किया और जो 26 जनवरी है 1950 को हमने क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। ठीक है, लागू करने के लिए लागू हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस दिन को याद रखने के लिए, इस दिन की याद में हमने 2 महीने एक्सटेंड कर लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में। ठीक है, जिसको हम आज के समय में क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक डे जिसको आप गणतंत्र दिवस के रूप में भी देखते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का पहला लेक्चर। तो इसमें हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसका डिमांड कैसे आया और अलग अलग फैक्ट्स देखे हमने। तो इसके आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस को। ठीक है, धन्यवाद।